Apeksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful video, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर ये चैप्टर जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो प्यार देना मत भूलना, ठीक है, और कमेंट्स करना मत भूलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th का। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन की, ठीक है। ये रैपिड रिवीजन है, फटाफट से हम लोग सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन का। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि इनिशियली है ना, इनिशियली ये चीज स्टार्ट कैसे हुई थी, तो वहां पर एरिस्टोटल का नाम है कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया था, वो सारी चीजें दी गई है। फिर आता है आपका 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर आता है 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर आता है आपका 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर आता है आपका फाइनली 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। और बात यहीं पर नहीं रुकती है, आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है, ठीक है। आई बात समझ में। बट यहाँ पर हम लोग इतना ज्यादा जो जोर है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्यों देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। अब क्या रीजन है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसका जो बेसिस था, किस बेसिस पे आपने ग्रुपिंग करी हुई है, किस बेसिस पे आपने सारे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा आपका एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ये दिया किसने था? आर.एच. विटेकर, हमारे एक चचा लोग थे, है ना, मतलब चचा लोग तो क्या ही, एक ही चचा है हमारे यहाँ पर। आर.एच. विटेकर चचा ने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम इन्होंने बनाए थे। जैसे मैंने बोला, इससे पहले भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गए थे, उसमें से आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें एनिमेलिया और प्लांटी बना था, जो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस चचा ने दिया था। वो भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिए थे, और इसको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? ये किस बेसिस पे ये 5 किंगडम बने थे? सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की भी बात करी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे पहले किसी ने भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात नहीं की थी, तो लोगों को लगा कि यार ये लॉजिकल चीज है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कहीं ना कहीं से जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसका कौन एंसेस्टर है, ये कहाँ से इवॉल्व हो रहा है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते इन्होंने क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। तो पहला हो गया आपका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया, और भी बहुत सारे बेसिस थे, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, इसके अलावा 1-2 और चीजें हैं। तो इन बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में जो टेबल दी है, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझना है इस टेबल को, तो मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट से। वैसे मैं आपको बहुत डिटेल में इसको समझा चुकी हूँ, है ना, आपको 1 शॉट में मिल जाएंगी, बट यहाँ पर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, हमारे पास किंगडम है 5, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोनेरा सेल टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है इसके पास। फिर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? यूनिसेल्युलर, है ना, एक ही सेल है बेचारे के पास। फिर आ जाओ प्रोटिस्टा के पास, यहाँ पर ये यूकैरियोटिक सेल है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सेल वॉल वेरिएबल, वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है? मतलब यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग सेल्यूलोसिक बोलेंगे, ठीक है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो सेल्यूलोस की बनी होगी, तो इसी वजह से हमने क्या बोला? उसको सेल्यूलोसिक सेल वॉल बोला। इसी वजह से यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ है कि प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी, है ना। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट होगी तो वो सेल्यूलोसिक होगी। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से खाना बना रहे हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं। फंजाई की बात कर लेते हैं, ये भी यूकैरियोटिक है, इनकी जो सेल वॉल है काइटिन से बनी होती है। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में भी ये सेप्रोफिटिक होते हैं, जो डेड डिकेइंग मैटर होता है वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली मल्टी सेल्युलर होता है। प्लांटी की बात कर लेते हैं, यूकैरियोटिक,
सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, भाई अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। एनिमेलिया की बात कर लेते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यहाँ पर सेल वॉल ही एब्सेंट होता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। न्यूट्रिशन यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक होता है और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टेबल है ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब हम किंगडम मोनेरा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ना होगा। किंगडम मोनेरा में अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप बोलोगे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स है, यूजुअली बैक्टीरियाज ही है। यहाँ पर आपके बुक में एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम मोनेरा, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर आपको जनरल फीचर्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक होगा भैया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का होता है, यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है, ठीक है। तो 70S टाइप का राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और जो आपकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये हमने जनरल फीचर्स के बारे में बात कर ली, किसके? मोनेरा के, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है उसको हमने शेप के बेसिस पे भी डिवाइड किया हुआ है। तो अगर किसी का स्फेरिकल शेप है या फिर ओवल शेप है या राउंड शेप है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं, है ना, कोकस बोलते हैं। अगर किसी का शेप जो है रॉड है तो उसको हम लोग बैसिलस बोलते हैं। अगर किसी का शेप कॉमा है तो उसको विब्रियो बोला जाएगा। अगर किसी का शेप स्पाइरल है तो स्पाइरलम बोला जाएगा, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे भी हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया हुआ है। फिर आ जाता है आपका आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा के अंदर ही आपका आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आता है। क्या डिफरेंस होता है? आर्की बैक्टीरिया जो है आपका ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, मतलब ये बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही पुराना बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत ही पुराना बैक्टीरिया है। और ये ऐसे ऐसे कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। एकदम हार्श कंडीशंस में आपका आर्की बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर सकता है। और इसका रीजन क्या होता है? ब्रांच लिपिड्स। ब्रांच लिपिड्स जो है यही रीजन है जिसकी वजह से जो आपका आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। जैसे कि आपका मीथेनोजेंस हो गए, कहां पर इसका लोकेशन होता है, मतलब कहां पर आपको मिलेंगे ये र्यूमेन ऑफ कैटल में मिलेंगे। क्या करते हैं? मीथेन गैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। दूसरा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में आपको मिलेंगे जहां पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब जहां पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, अराउंड 90 to 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, जहां पर कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वहां पर ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और एसिडिक पीएच है, तो ऐसी ऐसी जगहों पर आपका आर्की बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर सकता है। फिर हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे। जैसे ये चीज तो मैंने आपको बता दी, जो मीथेनोजेंस है वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इनका लोकेशन क्या होता है? र्यूमेन ऑफ कैटल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, सच्चा बैक्टीरिया बोलते हैं। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरिया है ना, मोनेरा है, तो सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आप लोग समझते हो कि एक सेल है, मैच्योर हुआ है ना, मैच्योर होने के बाद वो दो में डिवाइड हो गया। बाइनरी फिशन आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप जेनेटिक एक्सचेंज की बात करोगे तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, तीन चीजें होती है। इट इज सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, ये भी आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर आ जाओ साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई पिगमेंट्स जरूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी चीज का अगर आप कलर देख रहे हो, कोई भी प्लांट हो गया, कोई भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है, अगर आपको किसी चीज का कलर देखने को मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट पिगमेंट। हो सकता है उसमें बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट हो, बट एक डोमिनेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर आता है। जैसे कि अगर मैं एल्गी की बात करूं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी ग्रीन, क्योंकि उसमें जो पिगमेंट है वो डोमिनेंट ग्रीन वाला है। रोडोफाइसी रेड एल्गी, उसमें और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, बट वहां पर जो डोमिनेंट है वो आपका फाइकोइरिथ्रिन है रेड एल्गी में, ठीक है। ब्राउन एल्गी में ऐसे उसमें बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बस उसमें जो डोमिनेंट है उसकी वजह से वो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाएगा नॉस्टॉक एंड एनाबीना।
नॉस्टॉक के बारे में आपके बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये आपका इनके पास म्यूसिलेजिनस शीट होती है ताकि वाटर का लॉस ना हो। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल, हेटेरोसिस्ट। वेजिटेटिव सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं और हेटेरोसिस्ट जो होता है वो आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, क्योंकि उसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनेस, ठीक है। ये बात यहाँ पर हमारी खत्म हो गई है। आगे बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अब हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। यूजफुल कैसे, देखो हम लोग बार बार बोलते हैं अरे बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां हो जाती है तो बीमारी कॉज करेगा, है ना, बट उसके कुछ फायदे भी होते हैं। अगर आप अपने हाउस होल्ड में ही देखोगे तो जो कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना। तो ये आपकी हेल्प ही तो कर रहे हैं। जो मिल्क है उसको हम लोग कर्ड बना रहे हैं ना, तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम में आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं आपके, ठीक है, जैसे राइजोबियम हो गया। फिर आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, डिकम्पोजिशन में, ये इनके यूजफुल चीजें जो यूजुअली लोग बोलते नहीं है, है ना। सब लोगों को गंदी चीजें ज्यादा दिखती है ना, बैड चीजें ज्यादा दिखती है, किसी की अच्छाई नहीं दिखती है ना, बुराई सबसे पहले दिख जाएगी। तो वही वाली बात है कि भाई बैक्टीरिया की भी कुछ अच्छाई है जो लोग नहीं देखते। वो हालांकि अलग बात है कि ये डिजीज ज्यादा कॉज करते हैं, इनका नाम इसमें ज्यादा आता है, बट इसके कुछ यूजफुल चीजें भी है, ठीक है। हार्मफुल तो आपको पता ही है, डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। खाना खराब कर देते हैं, भाई खाना खाने बैठे और पता चला बैक्टीरिया ने खाना खराब कर दिया तो गुस्सा तो आएगा ही ना, है ना। ऑब्वियसली बात है, मेरा कोई खाना उठा के लेकर चला जाए, खराब कर जाए, तो फिर तो मेरे को तो भाई अलग ही तेज का गुस्सा आ जाता है। बहुत ही तेज का मतलब कि मैं फिर सारी चीजें पटक देती हूँ ठीक है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है और साथ ही साथ इसके पास 3 सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो सारा काम किसके कंधों पे आ गया है, सेल मेम्ब्रेन के कंधों पे आ गया है। तो उसको तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं है और इसका अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। और इट इज़ रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जो पेनिसिलिन है जो आपका एंटीबायोटिक है वो किस पे एक्ट करता है, सेल वॉल पे एक्ट करता है, बट इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली माइकोप्लाज्मा के फीचर्स पे। अगेन इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके और 2-3 फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्राइड एग लाइक कॉलोनीज इनकी होती है। साथ ही साथ इनके पास लीनियर जेनेटिक मटेरियल होता है, सर्कुलर नहीं होता, लीनियर होता है, दोनों एंड्स फ्री होते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा से आपको याद रखना है यहाँ पर यूनिसेलुलर होंगे बट दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स का मतलब हो जाएगा इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए, एक्वाटिक पानी में रहते हैं, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आता है क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट में आपको पढ़ना है डाई एटम्स के बारे में, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, बट हमें डाई एटम्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और गोल्डन एल्गी जिसको हम लोग डेस्मिड भी बोलते हैं, ये याद रखना है बस आपको, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग डाई एटम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी सेल वॉल है वो सिलिका से बनी होती है ना। सेल वॉल फ्रस्ट्यूल आपको देखने को मिलता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा रिजिड होती है इनकी सेल वॉल कि जैसे जैसे ये मरते जाते हैं तो ओशन के फ्लोर पर, ओशन के बेड पर ये गिरते जाते हैं और गिरते 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 ये आपका डायएटोमेशियस अर्थ बनाते हैं बिलियन ऑफ ईयर्स तक, ठीक है। ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे और आपका डायएटोमेशियस अर्थ बनाते जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ये चीज तो मैंने आपको बताई ही दी है। अब ये जो आपका डायएटोमेशियस अर्थ है ना, इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। इंसान है और अगर इस्तेमाल ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह से पैसा बनाना कोई कर सकता है तो वो इंसान ही कर सकता है। तो इसका कहाँ पे काम में आता है, पॉलिशिंग में काम में आता है, फिल्ट्रेशन में काम में आता है, फिर इंसुलेशन में काम आता है, डायनामाइट बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। तो ये सारे इसके बारे में हो गए, किसके, डाई एटम्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट, डायनो है ना, नाम से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर 2 फ्लैजिला होते हैं। तो यहाँ पर 2 फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे और वो भी अनइक्वल होते हैं, है ना। अनइक्वल मतलब इनका जो आप देखोगे लेंथ सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सेलुलोज
प्लेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल है वो ऐसे सेल्यूलोज की नहीं बनी है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे प्लेट्स है जो आपस में चिपके हुए हैं, तो सेल्यूलोज प्लेट इसलिए लिखा हुआ है। मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, इनके लिए स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। इनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है, जैसे कि ये आपका रेड टाइड्स कॉज करते हैं, ठीक है। कभी कभी डायनोफ्लैजेलेट्स जो है बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका गोन्यूलेक्स हो गया, जिसकी वजह से आपको रेड टाइड्स देखने को मिलता है, ठीक है। गोन्यूलेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, गोन्यूलेक्स रेड टाइड्स कॉज करता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं जो टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। यूग्लिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल यूग्लिना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इनमें आपको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो भी काम चल जाएगा, अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होते हैं, जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। दो फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, और जैसे मैंने आपको बता दिया मिक्सोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है कि अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अगर लाइट नहीं प्रेजेंट है तो हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं, ठीक है। ओके, और इनका जो पिगमेंट होता है ना, जो इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इट इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स, जो आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइम मॉल पे। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेगा। प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और इसके जो स्पोर्स होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन, मतलब एडवर्स और हार्श कंडीशन इसको आप कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। इसके पास सेल्यूलोसिक वॉल होता है, इसके जो स्पोर्स है उनके पास ट्रू सेल्यूलोसिक वॉल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्श कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटोजोअन्स पे। प्रोटोजोअन्स में अब हमने इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा पहला अमीबा। इसके पास क्या होता है? सूडोपोडिया होता है, जिसकी हेल्प से ये प्रे को कैप्चर करता है, फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में आपको मिलेगा। पैरासाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर फ्लैजिलेटेड की बात करेंगे तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल आ जाएगा ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होगा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एडवांस प्रोटोजोआ है। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। दे आर एंडोपैरासाइट। एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा? प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम है कौन सा डिजीज कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो है वो आपका स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जो आपने इधर पढ़ा ना, ये एक स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम में। वहां पर आपका ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें किसमें? स्लाइम मोल्ड्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किंगडम फंजाई पे। तो यहाँ पर जनरल फीचर्स बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेंगे, उनको हम लोग सेप्रोफिटिक बोलेंगे। सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। ग्लाइकोजन एज अ रिजर्व फूड मटेरियल ये करते हैं, मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइफी। हाइफी क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हाइफी बोलते हैं, ठीक है। अब यही हाइफी जो है, मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला, इसी के नेटवर्क को आप क्या बोलोगे? माइसीलियम बोलते हो, ठीक है। सो नेटवर्क ऑफ हाइफी को आप माइसीलियम बोल देते हो। अब यहाँ पर जो हाइफी भी होते हैं वो भी आपके दो टाइप के होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब जहां पर डिविजन प्रेजेंट होगी, सेप्टा प्रेजेंट होगा। एसेप्टेट मतलब जहां पर कोई भी डिविजन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने हाइफी को भी डिवाइड किया हुआ है। फिर आ जाता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोन्स। इसका क्या मतलब होता है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जहां पर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके किसकी बात कर लूं मैं? लाइकेंस की बात कर लेती हूँ, तो वहां पर एल्गी और फंजाई का
एसोसिएशन है, ये दोनों आपस में साथ में रहते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं जिसको। इस टाइप के इंटरैक्शन को हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब है जहां पर दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, दोनों खुश है, एक दूसरे की हेल्प करके दोनों खुश है, ठीक है, दोनों एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो यहाँ पर वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन से भी हो जाता है, बडिंग से भी हो जाता है और फिजन से भी हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स है, कोनिडिया, जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। इनके बारे में डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है तो वन शॉट आपको देखना पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली आपके अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, जब कंडीशंस आपके फेवर में नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज करेगा, उसके बाद आता है कैरियोगेमी, जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेंगे, ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेजॉरिटी में तो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, ये जो आपके न्यूक्लियाई हैं, है ना, ये आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो इमीडिएटली फ्यूज नहीं करते हैं, काफी टाइम बाद फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टेज को हम डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसे स्टेज को हम लोग डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। और फाइनली जब, मतलब जैसे मैंने बोला ना, ये आपका काफी टाइम के बाद फ्यूज करते हैं, तो ऐसे स्टेज को आप डाइकैरियोटिक, ऐसे कंडीशन को डाइकैरियन और ऐसे फेज को डाइकैरियन फेज बोलते हो। फिर बाद में इवेंचुअली ये फ्यूज कर जाता है। नेक्स्ट आता है मियोसिस। जाइगोट बन गया है, जाइगोट में डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली बात है, अब वहां पर मियोसिस करवाओगे। फिर आपके पास हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स आते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स आ गए, इसके बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर फंजाई को पढ़ना है तो ये सारी चीजें जो लिखी हुई है इस टेबल में, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, दैट्स इट, ठीक है। इतना ज्यादा वो करना ही नहीं है, मतलब आपको ऑब्वियस सी बात है, जब आप वन शॉट देखोगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से डिटेल में होगा, बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये टेबल पढ़ लिया तो सारी चीजें आपकी फंजाई की कवर हो जाएंगी, ठीक है। आइए सबसे पहले सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर है फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर जाइगोस्पोर है, एस्कोस्पोर्स यहाँ पर है, ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स है, यहाँ पर एब्सेंट ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग एस्कोकार्प बोलते हैं, यहाँ पर बेसिडियोकार्प बोलते हैं, और यहाँ पर तो एब्सेंट ही होती है। फिर आ जाओ, ये दूसरा वाला मैंने बता दिया, ये पहले वाला था, ठीक है। यहाँ पर माइसीलियम की बात कर लेते हैं। फाइकोमाइसिटिस में आपका एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। एसेप्टेट मैंने आपको बताया था जहां पर सेप्टा एब्सेंट होता है, ठीक है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस है, उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक। फिर एस्कोमाइसिटिस में देखोगे तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, बेसिडियोमाइसिटिस में भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। कॉमन नेम, यहाँ पर कोई कॉमन नेम नहीं है, इसको हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं, इसको हम लोग क्लब फंजाई, पफ बॉल या फिर ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। हैबिटेट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट में और ह्यूमिड एंड ड्राई प्लेसेस में आपको देखने को मिलेगा। एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, बट अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो ये आपको टेरेस्ट्रियल देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉमनली अगर देखें तो। एस्कोमाइसिटिस में कॉप्रोफिलस मतलब डंग पर ग्रो करता है। बेसिडियोमाइसिटिस में ट्री लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड सॉइल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस में डिकम्पोजर्स और ये आपके मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जूस्पोर्स हो गए, है ना। अगर एक्वाटिक में है तो जूस्पोर एप्लानोस्पोर होगा, और अगर टेरेस्ट्रियल है तो स्पोरेंजियोस्पोर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एस्कोमाइसिटिस कोनिडिया होता है, यहाँ पर एब्सेंट और यहाँ पर कोनिडिया होता है, ठीक है। ये सारी चीज तो मैंने आपको बता दी है। ये हो गया आपका पूरा फंजाई, राइट, ये आपका पूरा हो गया फंजाई। सिनोसिटिक मैंने बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लाइकेंस की। मैंने आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही लाइकेंस बताया कि लाइकेन क्या होता है। सो लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई।
जहां पर ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे टाइप के इंटरैक्शन को हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर कौन किसकी हेल्प कर रहा है, किस तरीके से हेल्प कर रहा है वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर फंजाई की बात करते हैं तो वो पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है, पानी और शेल्टर प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न जो आपका एल्गी है वो फूड प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स हाउ दे हेल्प ईच अदर, और खुश रहते हैं, है ना। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही साथ दे आर द बेस्ट पोल्यूशन इंडिकेटर। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये ऐसे एरियाज में नहीं ग्रो करते जहां पर पोल्यूशन होता है ना। अगर आपको कहीं पे भी लाइकन दिख रहा है तो इसका मतलब वहां पर पोल्यूशन नहीं है। सो दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाओ, माइकोराइजा की बात कर लेते हैं। सो इट इज अ एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स, ठीक है, जो प्लांट के रूट्स होते हैं उनके साथ आपके फंजाई का एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन करवा देगा, ठीक है, जो प्लांट का रूट है वाटर एब्जॉर्प्शन करवा देगा, है ना, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज रेजिस्टेंट, ये इसके बेनिफिट्स हो गए। एग्जाम्पल आ जाएगा पाइनस। वायरसेस की बात कर लेते हैं, तो किसने डिस्कवर किया था? दिमित्री इवानोस्की ने। किसने नेम किया था? M.W. बाइजरिंग ने। किसने क्रिस्टलाइज किया था? W.M. स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था। ये आपके जितने भी चाचा लोग हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ए सेल्युलर होता है एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम करता है, मतलब कि अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर होगा तो लिविंग होगा, अदरवाइज अगर ये होस्ट की बॉडी से बाहर होगा तो ये नॉन लिविंग है। सो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझ गए मेरी बात, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट हो सकता है? यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, समझे, ठीक है। साथ ही साथ वायरस के पास और क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल हो गया, प्रोटीन कोट होता है जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, जो कैप्सिड के छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग कैप्सोमियर बोलते हैं। तो ये मिलाकर पूरा आपका वायरस बनता है, ठीक है, ओके। प्लांट वायरसेस में मोस्टली आरएनए होता है, एनिमल वायरस में मोस्टली डीएनए होता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, दैट इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। एग्जाम्पल आ जाएगा टोबैको मोज़ैक वायरस, HIV एंड बैक्टीरियोफेज। वायरॉइड्स की बात कर लेते हैं। वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था? T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया था, और यहाँ पर इसके पास नेकेड सर्कुलर आरएनए आपको देखने को मिलेगा, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। इसी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि प्रोटीन कोट ही है जो मेजॉरिटी ऑफ वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हो तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कोट। इसके पास प्रोटीन कोट ही नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटीरियल है, राइट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। साथ ही साथ ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये एक डिजीज कॉज करता है किसमें? पोटैटो में, जिसमें पोटैटो का जो शेप है वो ऐसे पतला हो जाता है, ठीक है, बीच में मोटा और साइडों से पतला, उसको हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। प्रायॉन्स की बात कर लेते हैं, किसने डिस्कवर किया था? स्टैनले ने, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, कोई न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है, और ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? मैड काउ डिजीज, है ना, मैड काउ डिजीज ये कॉज करता है, ठीक है। आई बात समझ में? और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा छोटू सा चैप्टर, छोटू तो नहीं था, काफी बड़ा था, है ना, ये आपका जो चैप्टर है हो चुका है समाप्त। और यस, एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट में। जैसे मैंने बोला कि अब आपके लिए रैपिड रिविजन्स आते रहेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो फटाफट से, ठीक है। चलो इसी बात पे हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।